नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के, जहां रिठाला में बहुमंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। रिठाला अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। मौके पर बुझाने में प्रयास लगातार जारी है। आसपास के भी प्रतिष्ठानों को खाली करवा लिया गया एहतियातन। आप देखिए तस्वीरें, 4 लोगों की इस भीषण अग्निकांड में जान चली गई और अभी भी ये कोशिशें हैं कि जो लोग फंसे उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। आसपास के जो प्रतिष्ठान है उनको भी एहतियाती तौर पर खाली करवा लिया गया है। बता दें कि इस वक्त 16 दमकल की गाड़ियां मौजूद है मौके पर। समझा जा सकता है कि आग की जो भयावहता है वो क्या होगी। दीपक हमारे साथ मौजूद है, इस खबर पर बातचीत करेंगे दीपक से। दीपक, क्या स्थिति है वहां पर आग को लेकर, अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि ये दिल्ली के रिठाला का पूरा मामला है, जहां पे एक बहुमंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग देखते देखते इतना भयावह हो गया कि पूरा इलाके में काले गुब्बारे के धुएं फैलने लगे। और लगातार यदि इस घटना का जिक्र करें, इसमें 4 लोगों की भी मौत हो गई है और दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने की मशक्कत कर रही है, क्योंकि आग बहुत ही भयावह रूप ले चुका है। अगल बगल की फैक्ट्रियों को भी खाली करवाया गया है और साथ ही जो फैक्ट्री आग लगने की जो वजह है उसकी भी पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन जो आग है वो पूरे तरीके से फैल चुका था, जिसके बाद आनन फानन में तमाम जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पे पहुंची और लगातार आग बुझाने में जुटी हुई थी। और जिसके बाद जो 4 लोगों की मौत हुई और कहीं ना कहीं और लोगों की फंसने की। कैसा ये क्षेत्र है, रिहायशी इलाका है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है? क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ये फैक्ट्री है जहाँ पर आग लगी है। जी बिल्कुल, यदि दिल्ली का हम जिक्र करते हैं तो कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पे इलीगल तरीके से फैक्ट्रियां चल रही हो, चाहे हम करोल बाग के अंदर की बात करें या फिर तमाम आउटर दिल्ली की बात कर ले, तो इन तमाम जगहों पे कई ऐसे अवैध फैक्ट्रियां हैं जो लगातार चलती रहती है। तो ये उन्हीं तमाम इलाकों का जिक्र है जो दिल्ली के रिठाला में पड़ता है। ये आउटर दिल्ली का पूरा मामला है, जहाँ पे कुछ फैक्ट्रियां हैं जो लीगल तरीके से चलाई जाती है। कंजस्टेड इलाका है, पतली पतली गलियां होती है, उस बीच में छोटे छोटे फैक्ट्रियां जो है वो। दीपक, अभी ये बताइए कि ताजा जो घटनाक्रम है ये क्या है, क्योंकि 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। अभी भी क्या किसी के फंसे होने की वहां संभावना है? क्योंकि 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। धुएं के गुबार से भी नजर आ रहा है कि कितनी भीषण ये आग लगी। अभी कितना वक्त लगेगा और कितने बजे की ये घटना है जब आग लगी? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि ये लगभग 7:25 की ये घटना है, जिसके बाद से लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो वहां पे पहुंची हुई है और आग बुझाने में जुटी हुई है, क्योंकि आग इतना भयावह रूप ले लिया है कि उसे बुझाने में काफी मशक्कत करना पड़ा है। लेकिन तमाम जो टीमें हैं वो वहां पे पहुंची हुई है और उसके बाद आग बुझाने पे पूरा काम किया जा रहा है। 4 लोगों की मौत भी हो गई और प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि और भी लोग इसमें फंस सकते हैं। रेस्क्यू काम भी चल रहा है और आसपास की जो फैक्ट्रियां थी, जो बिल्डिंग्स थी, उनमें भी मौजूद लोगों को खाली करवाया जा रहा है। उसको भी खाली करवा करके अब उस पर भी पानी छिड़का जा रहा है ताकि आग और भी भयावह रूप ना ले। जी चलिए, आप दीपक नजर बनाए रखिएगा आगे के लिए। बहुत धन्यवाद अभी के लिए आपका। तो राहत और बचाव कार्य जारी है बहुत तेजी के साथ। बता दें कि 16 दमकल की गाड़ियां अभी मौजूद हैं और फैक्ट्री जो बताया जा रहा है 4 मंजिला है। भीषण आग लगी है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए अभी कोशिशें ये हैं कि जो फंसे हुए लोग हैं, मजदूर, ये तो कहीं नहीं फंसे हुए हैं, इनको कोशिशें हैं कि इनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। रुक करते अगली खबर का। अमेरिका और सीएनएन की रिपोर्ट से अमेरिका में बवाल मच गया। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट आई है सीएनएन की, उसके बाद ट्रंप प्रशासन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी हवाई हमले पूरी तरह से असफल हुए। जो सैन्य कार्रवाई की गई, जो स्ट्राइक की गई अमेरिका की तरफ से, वो पूरी तरह से असफल रही है। हालांकि दावे लगातार अमेरिका की तरफ से ये होते रहे कि उन्होंने उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जो 3 ठिकानों की बात सबसे ज्यादा इसमें सामने आ रही थी वो पूरी तरीके से नाकाम रहा। रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि ईरान ने के जो जितने भी न्यूक्लियर ठिकाने जिन पर अमेरिका की तरफ से कार्रवाई हुई वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिनको बताया जा रहा था कि नस्ते-नाबूद कर दिए गए हैं। फॉर्डो की अगर बात करें, नतांज की बात करें, और इस्फहान लगभग सुरक्षित बताया जा रहा है। और जिस पर सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था कि जो यूरेनियम का भंडार है वो वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा है, तो ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये भी पूरी तरह से सुरक्षित है।
सेंट्रीफ्यूजेस को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय नहीं किया जा सका है अमेरिका की तरफ से। हालांकि जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं, ट्रंप के प्रशासन पर सवाल उठे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि ट्रंप ने ट्वीट करके आप देखिए कि इसको फेक न्यूज बताया है। तो ये जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई करने का दावा बार बार अमेरिका कर रहा था ईरान पर, अमेरिका में ही जो तकरार है वो सामने आई है। जो एक आंतरिक रिपोर्ट होती है अमेरिका की तरफ से वो रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें यूएस खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को झुटलाने लगे हैं ट्रंप। और देखिए इससे बचाव में उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये फेक न्यूज है। वहीं रूस ने इजरायल के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बेकाबू किया है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के दावे पर डीआई ने सवाल उठाए थे और इसमें बताया गया था कि जो दावे अमेरिका की तरफ से हुए, जो दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुए, वो दावे पूरी तरह से फर्जी हैं। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, सारी चीजें पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस तरीके से एक बड़ी एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई उसके बाद चारों तरफ बवाल मच गया था। लेकिन अब एयर स्ट्राइक को लेकर अमेरिका के भीतर ही कई मतभेद खुलकर आने लगे हैं। ट्रंप ने इन हमलों को इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है सीएनएन रिपोर्ट की तरफ से उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो दावे अमेरिका की तरफ से किए गए थे वो दावे पूरी तरह से फेक थे, फर्जी थे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस खबर पर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करेंगे उनसे। फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं संजीव जी, जो दावे लगातार अमेरिका की तरफ से किए जा रहे थे, ट्रंप की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं और वो भी नहीं, उन्हीं के देश में उन्हीं क्या की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये जो अमेरिका ने एक जो बड़ा हमला फोर्दो, नतांज और इस्फहान पे किया, उसका जो इम्पैक्ट असेसमेंट अवश्य अभी किया जा रहा है और उस पे दावे प्रतिदावे जरूर हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के दावों को फेक न्यूज बता रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के समय में कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अनेक आलोचक हैं वो संभव है कि इस पूरे इस हमले को लेकर के उनकी आलोचना के प्रक्रिया में संभव है कि उनके द्वारा भी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो वो बिल्कुल एक्यूरेट ना हो और इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और भी थोड़ा सा जो अन्य जो रिपोर्ट्स आएंगी इसके इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने ये जो एक्शन लिया है वो एक्शन तो एक बड़ा एक्शन था, एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई थी और जो बॉम्ब्स गिराए गए हैं वो बड़ी कैपेबिलिटी के बॉम्ब्स हैं। B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो बॉम्ब है GBU 57 इस तरीके के बम का इस्तेमाल और सिर्फ एक बम नहीं था, वो कई बड़ी संख्या में जो बम्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पे गिराए गए। तो इसका इम्पैक्ट तो जरूर हुआ है। इसको ये कहना कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है और सब सुरक्षित है, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि ये जो बम्स हैं बहुत बड़ी कैपेबिलिटी के बम्स होते हैं और ईरान ने जरूर अपने फिसल मटेरियल जो इनरिच्ड यूरेनियम है संभव है कि उसको वहाँ से हटा दिया था, इसी वजह से कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। लेकिन जो फैसिलिटीज थी वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक उसको भारी क्षति पहुंची है। IAEA ने भी इस बात को माना था कि इन फैसिलिटीज पर काफी क्षति पहुंची है। तो अमेरिका के अंदर अनेक तरीके के दावे प्रतिदावे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि अमेरिका की ये जो कार्रवाई थी एक बड़ी कार्रवाई थी। और अमेरिका के बारे में एक बात और भी स्पष्ट है कि यदि उसे ऐसा लगेगा कि उसके द्वारा जो ये हमले किए गए हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है और ईरान फिर से अगर किसी न्यूक्लियर वेपन को बनाने की तरफ कोई, तो फिर आगे की कार्रवाई भी ऑन द टेबल है और अमेरिका और इजराइल मिल करके आगे भी उसके जो ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। यदि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ तो और भी बड़े हमले कर सकते हैं। इस बात भी हमें समझना होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति या डोनाल्ड ट्रंप जो हो या पहले के जो राष्ट्रपति रहे हों, चाहे वो बाइडेन रहे हों या ओबामा रहे हों या बुश रहे हों, सभी ने इस बात को कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देगा। और यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की दिशा में अगर फिर से कोई कदम बढ़ाता है तो उस पर हमले संभावित हैं और भी बड़े हमले अमेरिका कर सकता है। तो ये
इस बात ट्रंप को ने अब तक इसको दावे सबसे प्रतिदावे सफल सैन्य कार्रवाई बताया, लेकिन आपको याद होगा संजीव श्रीवास्तव जी, इससे पहले भी अभी लगभग एक हफ्ते पहले की 10 दिन पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 35 मिनट की बातचीत हुई थी, तो यहाँ की तरफ से विक्रम मिस्री की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया था उसमें कुछ और बातें कही गई थी, और उसके ठीक दूसरे दिन एक पोस्ट भी आता है ट्रंप की तरफ से, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसके बाद से कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुए, कुछ विरोधाभास हुए। देखिए, ये तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध की बात थी, और भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में कई ऐसे बिंदु हैं कि जिसके के ऊपर कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स आए, और जैसे कि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ वो पूरी तरह से द्विपक्षीय था, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी हो ही नहीं सकती, न कभी भारत ने इसको स्वीकार किया है, न आज करेगा और न भविष्य में कभी करेगा। तो ये जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में जो अमेरिका के राष्ट्रपति का ये था कि वो बीच बीच में कैजुअल रिमार्क्स भी और अपने बड़बोलेपन के लिए भी वो जाने जाते हैं, तो उन्होंने कई बातें ऐसी कही जिससे कि इस तरीके का सेंस गया कि उन्होंने कोई मध्यस्थता की है, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो ये भारत ने स्पष्ट कर दिया तो इसमें कोई मध्यस्थता नहीं होगी। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखिए कई बार कैजुअल रिमार्क्स भी वो दे देते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं, कई बार वो यू टर्न्स भी कर जाते हैं, कभी कुछ कहा फिर उसके बाद अगले दिन कुछ कहा, कोई डिसीजन कभी कुछ लिया फिर आगे उसको बदल दिया। इस तरीके के जो एक अनप्रिडिक्टेबल अनकन्वेंशनल वो पॉलिटिशियन है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह से उनकी हर एक बात को बिल्कुल अच्छा लेना बिना किसी अच्छा, एक अपडेट इस पे ये भी है कि रूस ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रमों को भी पूरी तरह से बेनकाब किया, मतलब इसमें उसने भी रूस ने भी सवाल उठाए हैं जो चीजें हुई इजराइल की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है? ईरान के साथ खड़ा है, ईरान के साथ उसका समर्थन है, और वो इजराइल को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आलोचना कर रहा है, और इस तरीके के जो हमले अमेरिका ने और इजराइल ने किए हैं उसको जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध मान रहा है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रशिया की का जो सहयोग है वो और उसका समर्थन जो है वो ईरान के साथ है। लेकिन वो जो रशिया की तरफ से या चाइना का भी इसी तरीके का बयान है, तो ये जो दोनों राष्ट्र हैं चाइना और रशिया, ये जरूर अपने बयान ईरान के समर्थन में दे रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि रशिया और चाइना जैसे जो राष्ट्र हैं वो कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करना चाहेंगे। वो कोई रशिया पहले से ही अपने युद्ध में उलझा हुआ है, रशिया यूक्रेन युद्ध पिछले 3.5 वर्षों से चल रहा है, तो ये जो पूरी स्थिति है उसमें बयान तो रशिया और चाइना अवश्य दे रहे हैं, लेकिन वो कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो ये तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है। अमेरिका और रशिया सीधे सीधे सामने आ सकते हैं, जो कि न तो अमेरिका ऐसा करना चाहेगा न रशिया ऐसा करना चाहेगा। रशिया और यूक्रेन का 3.5 वर्षों का लगभग युद्ध रहा, और कभी भी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया, क्योंकि जिस दिन वो ऐसा करेंगे इनडायरेक्ट तरीके से वो यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट करता है, रशिया यूक्रेन पर हमले करता है, नेटो और अमेरिका पर रशिया ने कोई गोली तक नहीं चलाई है, और वहीं अमेरिका और नेटो ने रशिया के टेरिटरी पर कोई एक गोली तक नहीं चलाई है। तो ये क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन वो डायरेक्ट लड़ेंगे वो तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा, जो कि न्यूक्लियर वॉर पे चला जाएगा, और पूरे विश्व में म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं महाविनाश सर्वनाश वाली स्थितियां पैदा करेगा। तो इसमें कोई नहीं जाना चाहेगा। तो रशिया और चाइना मुझे नहीं लगता कि वो ईरान के साथ खड़े तो अवश्य है, बयान तो जरूर दे रहे हैं उसके समर्थन में, अमेरिका की आलोचना भी कर रहे हैं, इसराइल की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करने जा रहे हैं, ये भी मैं देखता हूँ। अच्छा, इधर नेतन्याहू भी लगातार दावा कर रहे हैं कि जीत इजराइल की हुई, मतलब सभी अपने आप को जीत का दावेदार बता रहे हैं और प्रबल दावेदार बता रहे हैं, और कहा है कि हमारी धार से तेहरान हिल गया, और ईरान कह रहा है कि हमारा कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है। मतलब ये जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ट्रंप की इधर बात सामने आ रही है, इसको वैश्विक अगर हम देखें सारी चीज़ों से जुड़ा, तो इसको आप ओवरऑल आपका जो विश्लेषण होगा वो क्या कहता है संजीव जी? देखिए, ये जो हमला है इजराइल का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसका ऑब्जेक्टिव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाने का था, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम पर लगाम लगाने का।
क्योंकि IAEA ने भी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी इस बात को माना था कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज कर रहा है, ईरान तेज गति से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को इजराइल अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। अमेरिका भी के राष्ट्रपतियों ने, चाहे वो ट्रम्प प्रशासन हो, चाहे वो पहले के जो राष्ट्रपति रहे हो, सभी ने कहा कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे सकते और उसको रोकेंगे, और ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। तो उनको एक बड़ी सफलता जरूर मिली है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनके ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उस पर अमेरिका ने भारी तबाही की है, और यदि अमेरिका को भविष्य में ऐसा लगेगा कि उसकी जो तबाही के बावजूद भी ईरान कुछ ऐसा कर रहा है, तो ऐसे में फिर से वो हमले हो सकते हैं। ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है इस तरीके के हमलों के बाद कई वर्षों पीछे चला गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन यदि ईरान ने कुछ ऐसा सरप्राइज दिया कि वो फिर से न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ कुछ बड़ा करने जा रहा है, तो फिर वो हमले अमेरिका और इजराइल फिर से कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी अमेरिका और इजराइल के पास है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल और अमेरिका इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, और उस ऑब्जेक्टिव्स में उन्हें सफलता मिली है। ईरान ने भी कुछ रिटेलिएशन किया, लेकिन ईरान का रिटेलिएशन अपनी जनता को दिखाने के लिए था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए था कि वो थोड़ा कमजोर नहीं है, लेकिन ईरान को भारी क्षति पहुंची है। और यदि ईरान ने कुछ आगे बड़ा कुछ करने की कोशिश की तो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो खतरे में आ सकती है। इस्लामिक रिजीम के ऊपर भी अमेरिका और इजराइल मिलकर के कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो अपने भविष्य में कुछ इस तरीके की कार्रवाई अमेरिका इजराइल के खिलाफ ना करें, और मैं इस तरह से इसको देखूं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विश्लेषण जानने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो फजीहत है और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई है, और उन्होंने लिखा है कि CNN ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को नीचा दिखाने की कोशिश की है, और ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं। CNN और टाइम्स दोनों को जनता का विरोध मिल रहा है। एक देखिए CNN की तरफ से जो रिपोर्ट छपी, उसके बाद तत्काल ट्रंप का जो रिएक्शन है वो सामने आया है, और इस न्यूज़ को उन्होंने पूरी तरह से फेक, फर्जी बताया है। और उन्होंने ये भी तस्दीक की है कि ईरान में काफ़ी नुकसान हुआ है, अमेरिका की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई उससे काफ़ी तबाही मची है। लेकिन अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसने इस रिपोर्ट को ही झूठी और फर्जी बता दिया है। बढ़ते आगे, एक्सियोम 4 मिशन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज दोपहर को इसका प्रक्षेपण होगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु रचेंगे इतिहास। एक्सियोम 4 मिशन पर आज रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला, और आपको बता दें कि ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, जिनके परिवार वाले बेहद खुश हैं, बेहद उत्साहित हैं अपने बेटे की इतनी बड़ी उपलब्धि की वजह से। बता दें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसको प्रक्षेपित किया जाना है, और ऐसे में तमाम तैयारियां इस वक्त चल रही हैं नासा की तरफ से, और लखनऊ के लाल शुभांशु को 14 दिनों तक स्पेस पर रुकना है। तो अंतरिक्ष मिशन पर भारत के लाल शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं, और तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही है। आज वो डेट आ चुकी है जिसका पिछले काफी दिनों से आज भारत ही नहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ही गौरव का पल है, क्योंकि लखनऊ के शुभांशु शुक्ला आज स्पेस पे जा रहे हैं। मिशन एक्सियम 4 के तहत शुभांशु जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शुभांशु की मम्मी है। मैम कितना गौरव का पल है, आज शुभांशु एक बड़े मिशन के लिए जा रहे हैं। गौरव का तो पल है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, शब्दों से बयान नहीं हो सकता। इतना ज्यादा गौरव मूवमेंट है हमारे लिए, और पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, सबके लिए गौरव का मूवमेंट है। आज लगभग 12 बजे का इंतजार है जब शुभांशु जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। प्रार्थनाएं भी की होंगी, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्रार्थनाएं तो कर ही रहे हैं। अभी सुबह भी बात हुई, उसको खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दे के भेजा है कि बच्चे जाओ, बेधड़क होके जाओ, निश्चित होके अपना मिशन पूरा करके आओ, कंप्लीट करके फिर हम सब लोगों से आके मिलो। आज भी बात हुई सुबह।
बहुत अच्छा लग रहा है। शुभांशु के पिताजी भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बड़ा ही गौरव का पल है आज। एक माता पिता का सपना होता है कि हमारा बेटा बड़ा होकर कुछ बने, और ये बड़ी उपलब्धि है शुभांशु के लिए, क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, हमारे लिए भी अच्छी उपलब्धि है। हमारा जो है, अब उसकी इस उपलब्धि से हमारा जीवन सफल हो गया। मैंने जो मेहनत की थी उसका फल मुझे बहुत बड़ा, इतना नहीं सोचा था कितना बड़ा फल देगा बेटा, मगर उसने बहुत बड़ा फल दिया मुझको। मैं अपने को जो है बहुत धन्य समझता हूँ, और मेरा भाग्य है, मतलब भाग्यशाली हूँ मैं ऐसा बेटा मेरे घर हुआ जो ऐसे मिशन पर जा रहा है और देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। उनकी बहन भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आज शुभांशु एक बड़े मिशन के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बात हुई, शुभांशु ने क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल मेरी बात हुई है उनसे, हम पूरे परिवार की बात हुई है लास्ट पे, एंड ही इज फिट एंड फाइन, परफेक्टली ओके। और उन्होंने बल्कि उल्टा हमें ही सांत्वना दी है कि आप सब लोग ठीक रखिए, 15 दिन अपना ख्याल रखिए, मैं जल्दी ही आके आप लोगों से मिलता हूँ। मैम, एक छोटे से शहर से एक इतने बड़े मिशन के लिए शुभांशु जा रहे हैं, और इसके बाद देखिए गगनयान में भी उनका चयन हुआ था 2026 में, जिस तरीके से इसरो के द्वारा मिशन गगनयान जो है वो भी, उसमें भी 4 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें शुभांशु का भी नाम है। ये मिशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस देगा जिसका वो इस्तेमाल मिशन गगनयान में कर सके? डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है उसके लिए, और जब ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे भाई को इसकी, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे कि इससे ज़्यादा अच्छा तो एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं हो सकता है, और इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा यूज़ हमें गगनयान मिशन पे होने वाला है, तो इट्स गुड फॉर हिम। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। ये आपने सुना, शुभांशु शुक्ला का ये परिवार था, बहन थी, माता पिता, सभी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत ही गौरव का पल है जब शुभांशु शुक्ला जो हैं वो आज लगभग 12 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार। बढ़ते आगे, हापुड़ में घर में सोते समय छत का लिंटर गिर गया है और लिंटर गिरने से पिता और बेटी घायल हो गए हैं। पड़ोसियों ने दोनों को अस्पताल भेजा तत्काल। नगर कोतवाली के नवी करीम क्षेत्र का ये मामला है। ये हादसा जो हुआ है, बताया जा रहा है कि लिंटर गिरने से पिता और बेटी जो कि सो रहे थे रात में, उसी दौरान ये हादसा हुआ। निर्माणाधीन ये मकान बताया जा रहा था और लिंटर गिरने से ये हादसा हुआ। नगर कोतवाली के नवी करीम का ये मामला है। घर में सोते समय लिंटर गिरा है, पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हुए इसमें। मोहित इस खबर पर मौजूद हैं। मोहित, क्या अपडेट है? देखिए, आपको बताएं, पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बोला नवी करीम का है, जहां पर देर रात में परिवार जो मकान के अंदर सो रहा था। सोते समय अचानक छत का कुछ लाइन पर जो टूट कर अचानक उनके ऊपर गिर गया, जिससे पिता पुत्री जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जिस समय लेंटर पे छत का हिस्सा गिरा तो घर में सो रहे परिवार में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने आकर सभी को बाहर निकाला और जो घायल पिता पुत्री थे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए।